मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहआचार राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीकमगढ़ में कार्यरत हूँ। जैसा कि हमने 3 संविधानों के अध्ययन का विशेष रूप से विशेषताओं का अध्ययन किया है, जिसमें भारत का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, फ्रांस का संविधान और अमेरिका का संविधान, 4 संविधानों का अध्ययन किया। 5वां संविधान है जो स्विट्जरलैंड के संविधान का अध्ययन, ये एमडीएस यूनिवर्सिटी में BA सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर में है, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान में। यानी कि स्विट्जरलैंड के संविधान का हम विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, तो उससे पहले उसके कुछ जानकारी ज्ञात होनी चाहिए। जैसे कि स्विट्जरलैंड विश्व का अद्भुत देश है। ये यूरोपीय महाद्वीप के मध्य इससे छोटे से द्वीप देश को विश्व का अनुपम लोकतांत्रिक देश माना जाता है। इसके उत्तर में जर्मनी, पूर्व में ऑस्ट्रिया, दक्षिण में इटली और पश्चिम में फ्रांस स्थित है। इस देश की कोई ऐसी प्राकृतिक सीमा नहीं जो इसे पड़ोसी राष्ट्रों से पृथक करती है। वर्तमान में अशांत विश्व में स्विट्जरलैंड शांति का प्रतीक है। ये स्थायी तटस्थ राष्ट्र है जो 2000 के बाद में तटस्थता को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सम्मिलित हो गया है। संवैधानिक महत्व के बारे में हम देखें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कारण यह देश लोकतंत्र का पर्याय बन गया है। यहाँ के कतिपय कैंटोनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का चलन है, जो एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ की शासन व्यवस्था में विविधता में एकता का संगम हुआ है। स्विस संविधान ऐतिहासिक विकास का परिणाम रहा है। स्विस संविधान का अध्ययन अनेक कारणों से महत्वपूर्ण बन जाता है। स्विट्जरलैंड के संवैधानिक महत्व को निम्नानुसार हम विश्लेषित कर सकते हैं। जैसे प्राचीनतम गणराज्य गणतंत्र संविधान परंपरा, जिसमें हम स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र लोकतंत्र है, जिसमें अमेरिका के गणतंत्र स्वरूप सुधार के उदय के कारण संविधान के उदय के, जैसे कि हम एशियन परंपरा मानते हैं, संविधान के उदय यानी कि स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र लोकतंत्र, जिसमें अमेरिका के गणतंत्र संविधान के उदय के लेके भी लगभग 500 वर्ष पूर्व गणतंत्र का प्रयोग होता चला आ रहा है। रेपार्ड के अनुसार स्विट्जरलैंड युगों से गणराज्य रहा है। भूगोल कार्यपालिका इस गणतंत्र परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। लोकतंत्र की प्रयोगशाला स्विट्जरलैंड की ख्याति उसके प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कारण आरंभिक यानी इनिशिएटिव और जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम वहाँ के राजनीतिक जीवन के प्रमुख आधार हैं। इनसे जनता को शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अवसर मिलता है। इनके अतिरिक्त प्रारंभिक सभाएं, प्राइमरी असेंबलीज भी जनता को प्रशासनिक नीति के निर्माण में भाग लेने का अवसर देती है। स्विट्जरलैंड को सच्चे अर्थों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए विश्व की राजनीतिक प्रयोगशाला कहा जाता है। विविधता में एकता, यानी स्विट्जरलैंड में विभिन्न भाषा, भाषी और धर्मावलंबी पाए जाते हैं, तथापि उनमें राष्ट्रीय एकता विद्यमान है। स्विस गणतंत्र राष्ट्र की एकता और सुदृढ़ता का अपूर्व आदर्श है। देश के अभी वर्तमान में हम मानते 20 पूर्ण कैंटन और 6 अर्ध कैंटनों में कई प्रजातियां निवास करती है जो विभिन्न भाषाओं और धर्मों की अनुगामिनी है। देश की लगभग 3/4 जनसंख्या जर्मन भाषाभाषी हैं, लगभग 5वां भाग फ्रेंच भाषाभाषी है, से सब इटालियन भाषा बोलते हैं। लगभग 1% लोग रोमांस नामक आदि भाषा बोलने वाले हैं। यहाँ धार्मिक विभिन्नताएं, किंतु इन सब विविधताओं के बावजूद देश में अपूर्व एकता की स्थिति है। स्विट्जरलैंड की इस विविधता में एकता के लिए अनेक कारण उत्तरदायी रहे हैं। प्रथम, जैसे स्विट्जरलैंड में धार्मिक और भाषाई क्षेत्रों की सीमाएं एक ना होकर भिन्न भिन्न है। एक धर्म के अनुयायियों की अनेक भाषाएं हैं और एक भाषाभाषी अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। द्वितीय, कैंटनों की सीमाएं और धर्म और भाषा के क्षेत्रों की सीमाओं से भिन्न है। एक ही कैंटन के अंतर्गत विभिन्न धर्मावलंबी और भाषाभाषी पाए जाते हैं। एक ही धर्म भाषा के लोग कई कैंटनों में निवास करते हैं। तृतीय, स्विस संविधान भी धर्म, भाषा, संस्कृति के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करता। संविधान ने देश की सभी भाषाओं को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। कुल मिलाकर इन सभी कारणों का यह परिणाम है कि स्विट्जरलैंड में विरोधाभासों के बीच भी एकात्मकता दिखाई देती है। स्विस जनता में राष्ट्रीय एकता की भावना फूट फूट कर भरी हुई है। जैसे बुएल के अनुसार
स्विट्जरलैंड ने यह दिखा दिया कि उन लोगों में भी घनिष्ठ सहयोग की भावना हो सकती है जो कभी राजनीतिक दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र थे किंतु आज भाषा व धर्म के आधार पर काफ़ी विभाजित है। जॉन ब्राउन मेसन के अनुसार भाषा व धर्म की विविधता होते हुए भी जो उच्च कोटि की राष्ट्रीय एकता स्विट्जरलैंड में पाई जाती है उसने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। स्थायी तटस्थता। स्विट्जरलैंड एक स्थायी तटस्थ राष्ट्र रहा है। इसकी इस तटस्थता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त जर्मनी, इटली, फ्रांस जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों से घिरा होने पर भी वह अपनी तटस्थता और स्वतंत्रता को सुरक्षित बनाए रखने में सफल रहा है। राष्ट्र संघ और अब संयुक्त राष्ट्र संघ में भी स्विट्जरलैंड इस शर्त पर सम्मिलित हुआ है कि उसकी तटस्थता मान्यता मिलती रहेगी। हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों ने भी स्विट्जरलैंड की तटस्थता को भंग नहीं किया। तटस्थता की इस नीति के कारण अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड में ही होते रहे हैं। स्विट्जरलैंड की तटस्थता एकाकी नहीं है, ये देश विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सक्रिय सदस्य है, लेकिन प्रत्येक कार्य राजनीतिक निष्पक्षता और तटस्थता का धारण किए रहता है। यह अशांति के सागर में स्थित सूखे द्वीप की भांति है, विश्व की शांति की एकमात्र आशा है। यानी स्विस संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हम जब अध्ययन करते हैं तो स्विट्जरलैंड संविधान बहुत वस्तुतः एक कार्मिक विकास का परिणाम। इसमें संवैधानिक इतिहास को 5 भागों में बांटा जा सकता है। प्राचीन 1291 से लेकर 1798, हेलवेटिक प्रजातंत्र 1798 से 1803, नेपोलियन काल 1803 से 1815, संघ राज्य जिसमें हम ये कह सकते हैं कि संघ राज्य जो है 1815 से लेकर 1848 और फिर बाद में 1848 से अब तक का, जैसे कि 1848 से अब तक यानी कि 1848 के बाद में 1876 और 1 जनवरी 2000 को इसमें जो संशोधन हुए वो संविधान हम अध्ययन करेंगे। यानी प्राचीन संघ जो 1291 से 1798 में हुआ, 1 अगस्त यानी 1 अगस्त 1291 को अपनी आत्मरक्षा और ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व को कम करने के लिए ऊरी, स्वेज और स्विट्जरलैंड नामक 3 संप्रभु राज्यों ने एक स्थायी संघ की स्थापना की। संघ बनाने पर ऑस्ट्रिया के राजा ने राज्यों अथवा कैंटनों पर आक्रमण किया, किंतु युद्ध में कैंटनों की विजय हुई। 1353 में 8 कैंटनों का स्थायी मैत्री संघ बन गया। फ्रांसीसी क्रांति 1789 के समय संघ में 13 स्वतंत्र राज्य थे यानी कैंटन थे, जिनमें अनेक समझौतों द्वारा यह निश्चय हुआ था कि किसी एक राज्य पर आक्रमण होने की दशा में सभी राज्य तुरंत सहायता करेंगे। आपसी विवादों के हल के लिए पंच फैसले की व्यवस्था की गई थी, लेकिन यह संघ शासन प्रणालियों में विभिन्नता, धार्मिक मतांतरों, केंद्रीय सत्ता की कमी आदि के कारण बहुत ही मुश्किल था। ब्रुक्स के अनुसार इस समय स्विट्जरलैंड का केंद्रीय शासन संघ के विधान के अंतर्गत संचालित संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय शासन से भी अधिक शक्तिहीन था। यह एक भौगोलिक संघ मात्र था। संघ शासन का एकमात्र अंग डाइट प्रभावहीन संस्था थी, जिसके निर्णय सब कैंटनों पर लागू नहीं हो सकते थे। 14वीं शताब्दी में स्थायी संघ के लिए स्विट्जरलैंड शब्द का प्रयोग हुआ। हेलवेटिक प्रजातंत्र 1798 से लेकर 1803। यद्यपि सभी कैंटनों में आए दिन संघर्ष होते रहते थे, तथापि उपरोक्त संघ अपना राजनीतिक अस्तित्व किसी न किसी तरह बनाए रखा। बायां क्रमश रक्षा के लिए उनका संघ रूप में एक बने रहना आवश्यक था, किंतु 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन ने आक्रमण कर स्विट्जरलैंड पर अधिकार कर लिया। नेपोलियन ने फ्रांसीसी प्रतिमान पर हेलवेटिक गणतंत्र की स्थापना करके एकात्मक संविधान की स्थापना की। गणतंत्र में सब कैंटन केंद्र सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र बना दिए गए। पूरे देश के शासन के लिए सीनेट तथा ग्रांड काउंसिल नामक 2 सदनों की व्यवस्थापिका स्थापित की गई। कार्यपालिका शक्ति 5 व्यक्तियों की एक ऐसी संचालक समिति में निहित की गई, जिसका निर्वाचन विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता था।
इस नवीन व्यवस्था ने जन आक्रोश को जन्म दिया। एक तो स्विस जनता ऐसे केंद्रीय शासन की अभ्यस्त नहीं थी, दूसरे प्रशंसक सत्ता का आचरण स्विस जनता को बर्दाश्त नहीं हो सकता था। फलस्वरूप कैंटनों में विद्रोह उठ खड़ा हुआ। जब फ्रांस और ऑस्ट्रिया में युद्ध छिड़ा तो स्विट्जरलैंड उसकी युद्ध भूमि बन गया। नेपोलियन युद्ध जो 1803 से लेकर 1815 तक का, स्विस लोगों ने विद्रोह के से बाध्य होकर 1803 ईस्वी में नेपोलियन को कैंटनों की स्वतंत्रता को फिर से स्वीकार करना पड़ा। 1803 ईस्वी के मध्यस्थता अधिनियम द्वारा स्विट्जरलैंड में पुनः एक संघात्मक राज्य में परिवर्तन कर दिया गया। केंद्र में एक सभा की स्थापना की गई, 6 नए कैंटन स्थापित किए गए। इस प्रकार कुल कैंटनों की संख्या 19 हो गई। लगभग 10 वर्ष तक देश में शांति रही, किंतु नेपोलियन के प्रभाव के बाद कैंटनों के आपसी संघर्ष प्रारंभ हुए और संविधान की अवहेलना पर आरंभ हुई थी। संघ राज्य की स्थापना की गई, जिसे वियना कांग्रेस भी कहते हैं, 1815 से 1848। यानी कि इससे स्थिति अधिक समय तक नहीं रही जो गृह युद्ध संघर्ष था। मित्र राष्ट्र ने 1814 में स्विस डाइट को एक नया संविधान बनाने के लिए विवश किया। यह नवनिर्मित संविधान 1815 के पेरिस समझौते पैक्ट ऑफ पेरिस के रूप में वियना कांग्रेस ऑफ वियना द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसके द्वारा कैंटनों के शासन को उस रूप में बनाए रखने की अनुमति दे दी गई जो उनके पुराने संविधान में प्रचलित थी। वियना कांग्रेस ने जहां एक और स्विट्जरलैंड की आंतरिक राजनीतिक व्यवस्था निर्धारित की, वहां स्थायी रूप से इसकी तटस्थता को मान्यता प्रदान कर सदैव के लिए उसकी वैदेशिक नीति भी निर्धारित कर दी गई। यह वस्तुतः इस कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी कार्य था। पेरिस समझौते ने स्विस संघ में 3 अन्य सदस्यों की भी वर्दी की, जिसमें वर्दी की वलाइस, न्यूचैटल और जेनेवा, ये 3 कैंटन थे। ये कैंटन अभी तक फ्रांस के अधीन थे, यानी इससे पूर्व। इनके स्विस संघ में मिल जाने पर स्विस संघ की संख्या 22 हो गई। 22 कैंटनों में 3 कैंटनों में प्रत्येक कैंटन को से 2 अर्ध कैंटन बनाए गए। इस प्रकार स्विट्जरलैंड के कैंटनों की संख्या उस समय 25 हो गई, यानी 19 पूर्ण कैंटन, 4 अर्ध कैंटन। 1815 के पेरिस समझौते द्वारा अनुसमर्थित संविधान के अंतर्गत सब कैंटनों को समान राजनीतिक स्तर का मान लिया गया और स्थानीय मामलों में उन्हें स्वतंत्रता दे दी गई। इस व्यवस्था के फलस्वरूप 1815 से 1830 तक देश में शांति और समृद्धि रही, परंतु उदारवादी भावनाओं और लोकतंत्र की प्रगति को अवश्य हानि हुई। जुलाई 1830 में फ्रांस में पुनः क्रांति होते ही स्विट्जरलैंड में भी उदारवादी क्रांति का बबूल बज गया। इसके फलस्वरूप देश में प्रजातंत्र के सिद्धांतों के आधार पर एक आंदोलन आरंभ हुआ, जिसका उद्देश्य कैंटनों के संविधान में परिवर्तन करना था। राज्य परिषद यानी डाइट ने संघीय समझौते तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की, किंतु कैंटनों में विद्यमान धार्मिक मतभेदों के कारण ये समिति कार्य नहीं कर सकी। 1845 में कैथोलिक बहुमत वाले कैंटनों ने अपना अलग संघ बना लिया। संघ की स्थापना से गृह युद्ध आरंभ हो गया था, जिसका 1 माह में ही अंत कर दिया गया और कैथोलिक लोगों की रूढ़िवादिता को जड़ से समाप्त कर दिया गया। इन कैथोलिक कैंटनों की पराजय के साथ ही राष्ट्रीय एकता के आंदोलन की विजय हुई। डाइट ने एक नया संविधान बनाया, जिसे लोगों ने जनमत संग्रह द्वारा स्वीकार किया। इसमें 1848 ईस्वी का संविधान अस्तित्व में आया और समय समय पर कई संशोधनों में 1876 में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और 1 जनवरी 2000 में और परिवर्तन किया गया। यानी कि यह संविधान जो है लिखित है, निर्मित है, कठोर है, विशिष्ट संघात्मक स्वरूप लिया हुआ है और निराला संघात्मक स्वरूप लिया हुआ है और गणतंत्रात्मक संविधान है, बहुल कार्यपालिका है और इसके अलावा संसदीय अध्यक्षात्मक प्रणाली का अनूठा जो निराला संगम है, अनूठी व्यवस्थापिका है और समाजवादी दर्शन पर आधारित संविधान है। विभिन्नता में एकता का प्रतीक है और प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका भी है। संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है, शक्ति प्रतिक्रिया सिद्धांत का अभाव है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है और प्राचीनतम गणतंत्र है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कैंटनों की स्वायत्ता भी है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसमें महत्वपूर्ण है।
जो हम अगले अध्याय में इसका अध्ययन करेंगे। यानी कि स्विट्ज़रलैंड कभी भी गुलाम देश नहीं रहा, ऐसा हम मानते हैं। यानी कि ब्राउन मेसन अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप कहते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।